हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दी थी कि पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं डिटेल्ड बात कर लेता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेबस है और कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो आपकी कितनी है, 1 अगस्त। शुल्क भी आज ही से जमा हो जाएगा 1 अगस्त, और अंतिम तिथि क्या है इसकी, तो 30 अगस्त। तो आप लोग लास्ट के लिए वेट मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी लास्ट में साइट क्या कर जाती है, दिक्कत कर जाती है। इसलिए आप लोग 10 अगस्त तक फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा अपना। फिर बात करते हैं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, ये क्या है, 6 सितंबर। अब यहाँ पर बात करते हैं शुल्क समायोजन। शुल्क समायोजन का मतलब ये है कि आप 6 सितंबर तक शुल्क जमा नहीं कर सकते हैं। किसी का अगर पैसा कट गया है, ठीक है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये डेट दी गई है। और अगर कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए। बाकी आप लोग को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी क्या है, 30 तारीख ही है, 30 अगस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो विशेष कथन दिया गया है उसमें क्या बोला गया है, वही चीज़ बोली गई है कि आप जो फॉर्म है उसको तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई नहीं हो जाता है। मतलब अगर अकाउंट से कट गया है तो आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि वो वेरीफाई नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन में क्या बोला गया है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि पीटी 2023 इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने में कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। मतलब सारे ऑनलाइन है तो सबको पता ही है। उसके बाद बात करते हैं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी दिया जाना अनिवार्य है। मतलब आप UPSSC के थ्रू आने वाला कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीईटी देना ज़रूरी है। और इसमें एक अच्छे अंक लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं पीछे जो आया है फॉर्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2022 हुई थी उसका परिणाम कब आया था, 25/1/2023 यानी 25 जनवरी को आया था, जो कि 1 वर्ष यानी 24 जनवरी 2024 तक क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि जो विज्ञापन 24 जनवरी तक निकाले जाएंगे, ठीक है, उसके लिए जो है क्या किया जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। जो विज्ञापन 24 जनवरी 2024 तक आ जाएंगे उसके लिए पेट 2022 ही वैलिड रहेगा। पेट 2022 ही वैलिड रहेगा। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आने हैं उसके लिए पेट 2023 लिया जाएगा। आगे देखते हैं इसके तहत कौन कौन से पद आ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया सीधे सीधे जो समूह ग के पद होते हैं, ठीक है, उनकी भर्ती होती है, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद के आयोग कार्यक्षेत्र को उसमें हटाया जोड़ सकती है। लेकिन ये है कि इसमें कोई पद वो ऐड भी कर सकती है कि इसको भी पीटी के थ्रू लिया जाएगा, या कोई पद हटा भी सकती है। जैसे इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है, इसकी मैं बात यहीं पर बता देता हूँ। लोअर पीसीएस को लेकर पहले ये एग्ज़ाम कौन कराता था, UPPCS कराता था। उसके बाद इसको UPSSC के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो अभी इसी पे चल रहा है कि इस बार क्या इसमें पीटी लागू होगा या नहीं लागू होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस पे पीटी लागू होगा, क्योंकि UPSSC करवा रहा है तो पीटी लागू ही होगा। अब देखो इसका जो वैकेंसी है ये 2022 से आती है 2023। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी 2023 से आ सकती हैं या कौन सी भी 2022 से आनी है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए तो आपको बता दिया गया कि ऑफिशियल करना है। हाँ, भरने की प्रक्रिया क्या है, इसमें सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड हो जाएंगे, बाकी जो अपनी डिटेल्स है सारी फिलिंग की, और फीस का भुगतान हो जाएगा, और फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, फ़ोटो और सिग्नेचर का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फ़ोटो जैसा इन्होंने बताया है एकदम चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखने चाहिए, आंखें जो आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कैप वगैरह लगा के फ़ोटो मत खिंचवाइएगा, बिना कैप और बिना चश्मे के फ़ोटो खिंचवाइएगा। और फोटो का साइज़ दे रखा है इन्होंने 3.5 4.5 सेंटीमीटर, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, और फोटो 6 मंथ के अंदर का। आप बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोटो मत अपलोड करना है, लास्ट में फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आप फ़ोटो नया ही अपलोड करिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ उपयुक्त मानक के अनुसार होना चाहिए, JPEG या JPG। अब सबसे बड़ी बात आती है हस्ताक्षर। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी दोनों में हो सकता है, ये भी इस बारे में दे दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। मतलब साइन तो वैसे भी कोई भी कैपिटल लेटर्स में नहीं करता होगा, लेकिन कैपिटल लेटर में करना भी नहीं है, इसमें क्या हो, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम स्वयं अवश्य लिखे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप साइन करेंगे वो चाहे आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, लेकिन उसके नीचे हिंदी में नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं।
और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़ीस का भुगतान करना, तो फीस के लिए भुगतान के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं कैसे भी तरीके से। हाँ, उसके बाद जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर पॉइंट 2 देख लेते हैं, इसका क्या है। फ़ीस के भुगतान के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, लेकिन क्या होगा, प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो होम पेज पे एप्लीकेशन सेगमेंट में अगर दिए गए लिंक में वहाँ पर आता है एक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। आप डबल वेरिफिकेशन करेंगे, पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर क्या बात है, यदि किसी तकनीकी समस्या और अन्य किसी कारण से निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो शुल्क जमा करने की अवधि में आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट फी डिपॉजिशन पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, SBI का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे तो मैंने बताया इसके लिए क्या है, 30/8। ठीक है, इसी दिन आप लास्ट में शुल्क जमा करेंगे, उसके बाद शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फॉर्म फीस सबको पता है कि 185 OBC और जनरल का हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए 95 और दिव्यांगजनों के लिए कितना है, 25। आगे देखते हैं। हाँ, अब मेन बात कर लेते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे 10th जिनका हो चुका है वो सभी लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो 10th पास हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, तो उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे 8th लेवल पे कोई पद आता है, ठीक है, जिसको आप 8th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा कि इसके अंतर्गत क्या करना है, कोई अलग परीक्षा करवानी होगी तो करवा लेंगे। फिर बात करते हैं कि एज कितनी रहेगी। तो एज की बात करते हैं तो 18 या 21 जो भी, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न रहती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश में जो है वो कितनी रहेगी, 40 वर्ष। जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो या फिर 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो वो रहेंगे। बाकी जो OBC और SC/ST हैं उनको अपने छूट दी रहेगी, इसमें दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब जो मेन बात है इसके सिलेबस की, तो हालांकि इन्होंने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, सिलेबस जो पहले था वही है। अगर बात करते हैं हिस्ट्री की तो ये 5 नंबर का आएगा। वैदिक संस्कृत, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल। ठीक है, बाकी मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ये हो गया ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब फिर जो सबसे मेन चीज़ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, क्योंकि ये अकेला हिस्ट्री का टॉपिक है जो कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का। तो कुल मिला के हिस्ट्री कितने नंबर की हो जा रही है, 10 नंबर की। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है महात्मा गांधी, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं इनसे। क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि जो अपना ये कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह हुए हैं, विधायी संशोधन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं भूगोल में क्या क्या है। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। आगे देखते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में तो सबसे मेन चीज़ है पंचवर्षीय योजनाएं तो पढ़ना ही है। उसके बाद अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है और उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। 1991 के जो सुधार हुए थे, 2014 के पश्चात कृषि सुधार, ढांचागत श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो केंद्र या राज्य की योजनाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। आगे देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। DPSP एक क्वेश्चन फिक्स है DPSP से। मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाएं, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी जो प्रारंभिक है जनरल चीज़ें हैं साइंस की, जनरल साइंस सीधे अगर बात करते हैं तो जनरल साइंस की। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अंकगणित में तो वही साधारण जो अपनी पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत। तो इसमें कभी कभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आती है मैथ्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो DI होता है, भी आगे देखते हैं उसको। फिर हिंदी में वही सबसे जो इनकी वोकैबुलरी है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लेख शब्द, उसके बाद शमश्रुति, भिन्नार्थक, लोकोक्तियाँ, अशुद्धियाँ और सबसे इंपॉर्टेंट है लेखक और रचनाएँ। 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और लिंक एक टॉपिक हो गया। आगे देखते हैं सामान्य अंग्रेजी व्याकरण और गद्यांश। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर आएगा और क्या आएगा जो आपका अनसीन पैसेज होता है। आगे रीजनिंग में 5 नंबर की वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगनात्मक तर्क एवं कथन, विश्लेषण, निर्णय। आगे समसामय की भारतीय एवं वैश्विक का जो करंट अफेयर चल रहा होगा ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर सामान्य जागरूकता, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो कि स्टैटिक GK, और इसकी सीरीज़ में बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन की। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा,
भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। बहुत जल्द ही हो सकता है कल या परसों से आपकी स्टैटिक जीके मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है चैनल पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या बचा हुआ है। हाँ, उसमें पुरस्कार एवं विजेता आ जाएंगे, जलवायु एवं परिवर्तन। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है हिंदी का गद्यांश हो जाएगा, और सबसे मेन चीज़ है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आप लोग को। और फिर ये आ जाएगा तालिका, ठीक है। एक ग्राफ पे रहता है, एक तालिका पे रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर किस पे रहेगा? NCERT बेस्ड रहता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की। और वही चीज़ है, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो कन्फर्म है, होना ही होना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि चैनल पर इसकी प्रैक्टिस सेट आपको, हाँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और है, ये देख लेते हैं। वो मैंने बता दिया है, वही नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, तो ये चीज़ है। और स्कोर की वैधता वही 1 साल रहेगी, और बाकी एग्जाम की डेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो स्टैटिक जीके 10 नंबर की आनी है, उसके लिए स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट होने वाली है चैनल पर। बाकी इसकी प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाए जा रहे हैं। कृपया आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आपकी आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।